तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आरएसएस की राजनीति में, कि अब मोदी जी के जाने का टाइम आ गया। तो ये एक बहुत घमासान युद्ध इसलिए भी हो रहा है कि मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो। तो अमित शाह जी समझते हैं कि वो सबसे बेहतर है और योगी जी समझते हैं वो सबसे बेहतर है। आदित्यनाथ योगी जी को और अमित शाह जी को यहाँ सेंटर में अपनी वर्चस्व की लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है, वो एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए। योगी आदित्यनाथ जी की तो रेस लग रही है अमित शाह जी से और मोदी जी से कि उन्होंने कितनी मुसलमानों के साथ ज्यादती की, मुझे उससे ज्यादा करनी है, चाहे उससे देश का, समाज का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंसा को ही दिखाना है अपना सबसे बड़ा कामयाबी का जो एक मयार बताना है, वो इसे ही बताना है। तो इधर से अमित शाह साहब कुछ बोलते हैं, उधर से वो कुछ बोलते हैं ना, यही इनकी राजनीति है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है, वहां की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म कर रही है, देश की सुरक्षा खत्म कर रही है, देश की गरीब जनता को खत्म कर रही है। बीजेपी ने आतंक की, अत्याचार की और भ्रष्टाचार की इति कर दी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजकल उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चाओं में। उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के मंत्री, वहां के विधायक, बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, ये लाइन सबसे ज्यादा चर्चाओं में। और अब सबसे ज्यादा जो खबर बड़ी निकल कर आ रही है और चर्चाओं में है वो ये कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाया जाएगा। और ये दावा किसी और ने नहीं, आप नेता संजय सिंह ने कहा और ये भी चैलेंज कर दिया कि अगर ये गलत है तो नरेंद्र मोदी सामने आकर इसका खंडन करें। सर, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन मुख्यमंत्री हटाया जाएगा या नहीं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में किसानों की, गन्ना किसानों की, दूसरे किसानों की आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। लोग वहाँ पे किसान जो हैं भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। वहाँ के जो युवक हैं वो छोटी सी नौकरी की भी कहीं से आस लगती है तो वहाँ भीड़ लग जाती है। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है कि कोई बड़ी मुश्किल से किसी नौकरी का एग्ज़ाम भी होता है तो वो एग्ज़ाम पता लगता है कि उसमें एग्ज़ाम में भी चोरी हो गई है तो वो दोबारा एग्ज़ाम होता है। उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती रोज़ बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ दिन ब दिन अत्याचार ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यही सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग चल रही है मुसलमानों की। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट कैसे होगी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगी। उत्तर प्रदेश में उनको ये ध्यान है कि किस प्रकार से मुहर्रम में जुलूस नहीं निकलेगा। यही उनकी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में वो मुहर्रम का जुलूस जो है वो ठीक से या पिछले सालों की तरह नहीं निकलवाने देंगे। तो उत्तर प्रदेश में असल में तो ये हो रहा है। हाँ, जो सत्ता के गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी जो लड़ाई चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था अमित शाह साहब के बीच में और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में, जिसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी नज़र आ रही थी वो इन दोनों धड़ों के बीच में लड़ाई के रूप में ही थी। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। कुछ लोग अमित शाह साहब के कैंप के बताए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने अरेस्ट किया, और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी के क्लोज बताए जा रहे हैं जो अमित शाह साहब की इनकम टैक्स या दूसरी ईडी एजेंसीज ने जिनके ऊपर छापेमारी की। तो उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें चल रही हैं। असल में ज़मीन पे ये चल रहा है कि वहाँ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है, वहाँ की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और आदित्यनाथ योगी जी को और अमित शाह जी को यहाँ सेंटर में अपनी वर्चस्व की लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है, वो एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए। तो अब तो शायद समाधान होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने की बात चल रही है, जिसके दावे हो रहे हैं। और जैसा कि आपने मुहर्रम की बात की, योगी आदित्यनाथ का ही बयान है कि पहले का समय था जब मुहर्रम के समय लाठी डंडे ईंट पत्थर चलते थे, लोग अपनी घरों से बाहर निकलने के लिए डरते थे, जान न चली जाए। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब शांति है। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था, लाठी डंडे कभी नहीं चलते थे। लोगों मुहर्रम के दिन किसी को भी अशांति करने की इच्छा भी नहीं होती थी, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्योंकि ये मुहर्रम का जो दिन होता है वो तो
इमाम हुसैन की याद में, तो उस दिन तो लोग हर तरह की हिंसा के खिलाफ एक तरीके से लामबंद होते हैं, इंसाफ और बराबरी के लिए लामबंद होते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी मजलूम के साथ जुल्म ना किया जाए, और अगर कोई जुल्म करना भी है तो व्यक्ति अपने ऊपर कर ले, किसी और के ऊपर ना करे। ये जो मातम किया जाता है ये कोई इसलिए थोड़ी किया जाता है कि किसी और को मारना है। ये अफसोस है कि उस समय जब इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती करबला के मैदान में हो रही थी, तो ये लोग उसका अफसोस, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उसका अफसोस मनाते हैं तरह तरह के तरीक़ों से। कुछ लोग मातम करते हैं, कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग एक तरीके से धार्मिक बातें सुनते हैं जो रिलीजियस गुरु हैं उनसे, और अफसोस करते हैं, दुख मनाते हैं। तो इसमें दुख के टाइम कोई किसी को मारने की या किसी के ऊपर हिंसा करने की सोच ही नहीं सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की तो रेस लग रही है अमित शाह जी से और मोदी जी से कि उन्होंने कितनी मुसलमानों के साथ ज़्यादती की, मुझे उससे ज़्यादा करनी है, चाहे उससे देश का, समाज का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के प्रति नफ़रत और हिंसा को ही दिखाना है अपना सबसे बड़ा कामयाबी का जो एक मयार बताना है, वो इसे ही बताना है। तो इधर से अमित शाह साहब कुछ बोलते हैं, उधर से वो कुछ बोलते हैं। अमित शाह साहब जाके हरियाणा में बोल रहे हैं कि जो काम कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है, मुसलमानों को ओबीसी की रिजर्वेशन छीन के, वो कितना बड़ा झूठ है, वो काम हरियाणा में नहीं होने देंगे हम। तो उसका जवाब देने के लिए योगी जी को कुछ तो करना है। हाँ, हरियाणा के लोगों के साथ क्या ज़्यादती हुई है, वहाँ के किसानों के साथ क्या ज़्यादती हुई है, वहाँ के किसानों के ऊपर क्या जुल्म ढाए गए थे, उसके बारे में कुछ नहीं। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ, वहाँ पे जो मेव कम्युनिटी रहती है मेवात में, उनके साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हुई थी और हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। हाँ, मुसलमानों की नफ़रत के लिए बोलना, यही इनकी राजनीति है। लेकिन अब जब वर्चस्व की लड़ाई होती है घर के अंदर, तो उसके अंदर भी जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करने का, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का, तो उसमें वन अपमैनशिप यानी कि कौन कितना बड़ा इस काम में माहिर है कि वो मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी होड़ लगी हुई है। उसके लिए दोनों आगे काम कर रहे हैं। कही जा रही है कि बीजेपी के पतन के दिन शुरू हो गए। जो भाजपा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा दूसरों के लिए करती थी, दूसरे पार्टियों के लिए, वही तोड़फोड़ की नीति अब भाजपा अंदर ही कर रही है, जिसके कारण ये नौबत आई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर नहीं है ऐसा, योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जा रहा, तो सामने से आके खारिज कर दो, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है इस पर। देखिए, हमारा इंटरेस्ट जो है, संजय सिंह जी ने हाँ योगी आदित्यनाथ जी का एक राजनीतिक मुद्दा उठाया, ये जाहिर करने के लिए कि बीजेपी में सत्ता की, यानी कि वहाँ सत्ता का मकसद क्या है, पैसे कमाना। तो पैसे कौन ज़्यादा कमाएगा, अमित शाह जी कमाएंगे। उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, तो कौन, अमित शाह जी पैसे ज़्यादा कमाएंगे या योगी आदित्यनाथ जी कमाएंगे। जो उसका होड़ चल रही है, उसकी भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो हमें जो बुनियादी मुद्दा समझना है वो कुछ और है। ये सब जो गोरख धंधे हो रहे हैं, इसमें देश कहाँ जा रहा है, मुद्दा ये देखना है हमें। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान ख़त्म कर रही है, देश की सुरक्षा ख़त्म कर रही है, देश की गरीब जनता को ख़त्म कर रही है, देश के बेरोज़गारों को आत्महत्या करने पे, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है, महिलाओं को सड़क पे निकलना दूभर हो गया है बीजेपी के शासित राज्यों में। तो ये सब मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जाएं या रहें, उससे उत्तर प्रदेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और योगी आदित्यनाथ जी भी कोई अब इतना पुशोवर या छोटे नेता नहीं रह गए। वो नेता नहीं रह गए जो पार्लियामेंट में एक समय पे जिनके आंसू निकल रहे थे कि मुझे बचाइए स्पीकर साहब से कह रहे थे, वो नेता नहीं रह गए। वो बड़े पावरफुल नेता हो गए। अमित शाह जी पे भी भारी पड़ेंगे, तो अमित शाह जी को भी सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। वरना जितनी लड़ाई दोनों में चल रही है, अब तक अमित शाह जी का बस चलता तो योगी जी को बिल्कुल धक्के मार के बाहर निकाल देते, लेकिन बस नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी पूरी ताकत से, अब वो काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं, उनके साथ भी इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी भी है, सब कुछ है, वो भी पूरी ताकत से हमला करेंगे वापस। तो ये, पर इस सब लड़ाई में बुनियादी बात यह है उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा। लेकिन इसीलिए जो एक इसमें सिल्वर लाइनिंग है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है समझनी। और वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि अगर
अमित शाह साहब और मोदी जी योगी जी को हटाने में कामयाब नहीं हुए और योगी जी इन पे भारी पड़े। जैसे अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगह उन्होंने अपने प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग कम किया, मतलब अपनी आयरन क्लच तो थी ना। हालांकि अमित शाह जी बहुत बार आए, खुद अफसरों से भी मिले उत्तर प्रदेश में, मेरे पास इसकी जानकारी है, परंतु योगी जी ने कुछ जगह तो अधिकारियों से पूरी ताकत से गड़बड़ करवाई और कुछ जगह गड़बड़ थोड़ी कम होने दी चुनाव में, पिछले चुनाव में, ख़ास तौर से जो चोरी करने की मशीनें हैं, वोट चुराने की मशीनें, उनके ज़रिए से। तो उसी के वजह से भी बहुत जनता तो खिलाफ थी ही, बहुत जगह जहाँ थोड़ा भी निष्पक्ष चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी का सफाया हो गया। तो ये भी एक बात है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये बात दिखाई है मोदी जी को और अमित शाह साहब को कि इलेक्शन में मेरा वर्चस्व भी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को जिस भी तरीके से, गलत से या सही से, मोदी जी के बाद दूसरा ऐसा पॉपुलर नेता बना लिया है जो पूरे देश में जिसकी डिमांड होती है नफरती भाषण देने के लिए। मोदी जी के बाद योगी जी की, अमित शाह जी की भी इतनी डिमांड नहीं होती है चुनाव के दौरान, नफरती भाषण देने के लिए योगी जी की डिमांड होती है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट्स उनको बुलाते हैं पूरे देश से, तो इसलिए योगी जी पुश ओवर नहीं है। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश को डिवाइड करने की, ताकि छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे, और छोटे राज्य बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है सुधर जाती है। तो उसका एक चांस बनने का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक मौका और अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो जो लोग जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो हिस्से हैं उनको अलग राज्य बनाने की, जैसे एक हरित प्रदेश बनाने की बात हो रही थी या बुंदेलखंड की बात हो रही है, तो ये जो 3 हिस्सों में बांटने की जो उत्तर प्रदेश की बात थी, ये देश के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुद बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स बनते हैं तो उसमें जो है प्रशासन बहुत पहले से बेहतर हो जाता है। तो अमित शाह जी का बस नहीं चला अगर योगी जी को कंट्रोल करने का, तो वो होम मिनिस्ट्री में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन सारी ताकतों को मदद करेंगे जो उत्तर प्रदेश में पृथक राज्यों की, यानी कि उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने की डिमांड कर रहे हैं। तो बसपा भी उस डिमांड को कई बार उठा चुकी है, मजबूती के साथ उठा चुकी है, और कई दूसरी पार्टियां भी इसको मजबूती के साथ उठा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये वो टाइम है जब उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने का आंदोलन जो है वो मेरे ख्याल से इस समय उठाने का सही वक्त है, क्योंकि इस समय हालात उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए इस तरफ ले जा रहे हैं। और तब ये नौकरियों में किसानों के साथ जो और महिलाओं के साथ और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति हो गई है वो बेहतर होने के चांस हो जाएंगे। अलग अलग 3 राज्य बन जाएंगे और वहाँ पे ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो मतलब ये उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत पीक और क्रूशियल टाइम है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी खुद ही ये मान रहे हैं कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, और पीडीए का असर जो है वो व्यापक है। पीडीए का असर जो सपा का है वो काफ़ी अच्छा पकड़ बना चुका है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण भाजपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि सिर्फ पीडीए का नहीं, हाँ, जो पीडीए का जो गठबंधन है पीछे, वो इंडिया, जो ये इंडिया गठबंधन है ना, जो जिसमें कांग्रेस भी है और सपा है, उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो उस गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिली है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि बीजेपी ने आतंक की, अत्याचार की और भ्रष्टाचार की इति कर दी है। मतलब इससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में। आतंक नहीं इतना हुआ है, सरकारी आतंक, मतलब जो सरकारी और पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कभी इतना आतंक नहीं मचाया, भ्रष्टाचार कभी इतना नहीं हुआ है, और अत्याचार भी कभी इतना नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में जितना अभी योगी जी की सरकार में। और उसकी एक वजह ये भी है कि भले ही योगी जी ना चाह रहे हो इतना अत्याचार और दुराचार करना, लेकिन अमित शाह जी के कंट्रोल में जितने भी अफसर और जितने उनके पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो लोग तो योगी जी को नीचा दिखाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खराब कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में भी अत्याचार करवा रहे हैं,
तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति बन चुकी है जो भारतीय जनता पार्टी में, अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आरएसएस की राजनीति में, कि अब मोदी जी के जाने का टाइम आ गया। तो ये एक बहुत घमासान युद्ध इसलिए भी हो रहा है कि मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन हो। तो अमित शाह जी समझते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं और योगी जी समझते हैं वो सबसे बेहतर है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इतनी मुखरता से इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो लोग बड़ी लड़ाई में शामिल हैं मोदी जी को हटाकर अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो वो ये दोनों हैं, जिसमें अमित शाह जी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं। एक आखिरी सवाल, लोगों को काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये भी उम्मीद जता रहे हैं और खुशी भी जता रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य का नंबर है, और जैसे कि वो दिल्ली आते हैं, नड्डा से बातचीत होती है, बैठक होती है, तो इसमें जो है लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य होंगे और बहुजन समाज इसके लिए खुश हो रहा है। देखिए, बहुजन समाज को भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उसमें मुझे कोई खुशी की जगह तो नज़र आ नहीं रही है। हमारे अपने समाज के तो राष्ट्रपति महोदया भी हैं। SC/ST OBC को हिस्से मिल रहे हैं ना? नहीं, हिस्सा तब मिलेगा जब ज़मीन पे जनसंख्या को हिस्सा मिले। हाँ। जो लोग ज़मीन पे जो SC ST OBC समाज के हैं, अल्पसंख्यकों के हैं, उनको हिस्सा मिले। किसी एक व्यक्ति को, चलिए मैं मान लूँ एक अडानी जी की जगह हटा के किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति को मोदी जी एक इंडस्ट्रियलिस्ट बना दें, तो उससे समाज का क्या भला होगा यदि वो व्यक्ति समाज को कुछ नहीं देता बल्कि समाज का और उल्टा ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, और हम तो अदालतों में और दूसरी जगह पुलिस ऑफिसर्स में जो शेड्यूल का SC ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट है ना, ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए जो सुरक्षा का जो कानून है, उसमें देख रहे हैं कि आगे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो विवेचना अधिकारी बनाए जाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब समाज के बनाए जाते हैं, और वो जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी ना सुनवाई करके बल्कि उनके खिलाफ ही काम करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में किसी भी बड़े पद पे जाता है तो वो तो और नुकसान करता है, क्योंकि उसके लिए तो फिर ये कहा जाता है कि भाई हमने तो आपका आदमी बता दिया, वो तो आपके लिए अच्छा ही काम कर रहा है, यदि वो मारेगा भी तो इसका मतलब वो अच्छा कर रहा है आपके साथ। तो ये बुनियादी बात ये नहीं है कि कौन बने, बुनियादी बात ये है कि अपनी आवाज़ से बने, अपने पास ताकत हो अपने लोगों को पार्लियामेंट में, असेंबली में पहुंचाने की और उनका कान पकड़ के हटाने की भी। ये जनता के पास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और अल्पसंख्यकों के पास ये ताकत स्वयं अपने हाथ में हो कि पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर भी भेजें और कान पकड़ के बाहर भी निकालें। जब ही असली जो है जिसको कहते हैं नेतृत्व आएगा, जब ही असली जो हिस्सेदारी है वो तभी आएगी। ये दिखाने के लिए तो 132 लोकसभा में है ना, अभी 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हैं अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 132 ही चालें तो ये शेड्यूल कास्ट SC ST एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है अपनी एक के बाद एक जजमेंट पास करके। लेकिन किसी 132 में से या 132 से ज़्यादा भी हैं, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा के या राज्यसभा में इसकी खबर भी हुई, किसी ने आवाज़ उठाई, तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का पार्लियामेंट के अंदर जाने से या मुख्यमंत्री बनने से, यदि वो अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में ही असमर्थ हैं। तो और बुरा होता है ऐसे। तो ये बड़ी बात कही कि ऐसे लोग के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है जो अपने ही लोगों को के अधिकारों को ठगवाने में उनकी मदद करें। तो ये बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, सर ने साफ बताया कि ये लड़ाई इतनी आसान है नहीं जो इतनी दिख रही है, क्योंकि ये घमासान है, महायुद्ध है, इतना आसान नहीं होने वाला है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।